स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज से जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम हिस्ट्री की EHI 05 इग्नू का जो हमारा सब्जेक्ट है EHI 04 सब्जेक्ट कोड है EHI 04। तो इसकी जो हिस्ट्री का इंडियन हिस्ट्री जो है आपके इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी की जो है इसके बारे में हम इस सीरीज़ को लेके चलेंगे और देखेंगे कि इस सीरीज़ इस वाले चैप्टर इस बुक में है क्या। तो इसमें क्या है आपके कुछ ब्लॉक्स हैं, उसमें पहले ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे जो कि पहला ब्लॉक इसका जो है वो पहला ब्लॉक इसका कहता है राइज ऑफ रीजनल पावर्स। वो जो 18वीं सदी की मिड 18वीं सदी की जो उस टाइम पर जो रीजनल पावर्स जो उभर के आ रही थी उस टाइम पे जो क्षेत्रीय जो पावर्स जो हैं क्षेत्रीय शक्ति जो आ रही थी उनके बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो इसी का जो पहले ब्लॉक का जो हमारा पहला चैप्टर है इंडियन पॉलिटी इन मिड 18th सेंचुरी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। तो धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा क्या आपका ही चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को बताएं। और आज से ये सारी वीडियोस इस बुक की वीडियोस रोज़ लगातार कुछ ना कुछ अपलोड होती रहेंगी किसी न किसी टॉपिक के साथ में, और आप मेरे साथ बने रहें। एट द एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आने जिनका संभव है कि वो आ सकते हैं हर हालत में। तो हम इसी के पहले चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो देखिए इसका जो पहला चैप्टर कहता है इंडियन पॉलिटी इन द मिड 18th सेंचुरी। तो इंडिया की जो पॉलिटी 18वीं सदी की बात है तो इसके देखिए पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है तो देखते हैं कि देखिए इसमें सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्ट में ये बताएंगे कि इसमें इसे पढ़ने का हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमारा इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ज़रा सा बात करेंगे। देन 18th सेंचुरी 18वीं सदी को एक डार्क एज कहा गया है और वो क्यों कहा गया है उसके बारे में ज़रा सा जानेंगे। देन उसके बाद में आपके जो टॉपिक हैं वो हैं डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल्स का जो एम्पायर था, मुग़लों का जो एम्पायर था वो किस तरीके से डिक्लाइन, किस तरीके से वो तहस-नहस हुआ, तो उसका जो कैसे कैसे ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ उसका, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देन उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटीज़। तो आपका जो रीजनल पॉलिटीज़ जो हैं आपकी जो क्षेत्रीय जो राजनीति जो उभर के वापस आ रही थी, उभर के जो आ रही थी उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थीं उनको ख़त्म करने के बाद में जैसे किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया, तो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर्स के बारे में भी हम तीसरा इसका जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अब हम देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज़ें हैं पढ़ने को। हमारे पास है, देखिए हमारे पास डिक्लाइन पढ़ना है हमको, और इनका इमरजेंस पढ़ना है, और राइज ऑफ ब्रिटिश पावर्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो यही तीन चीज़ें हैं और इनका ये तीन टॉपिक हैं। तीन वीडियोस में अलग अलग करके मैं डालूंगा आपको, एक एक वीडियो के साथ में हम चलेंगे और एक एक टॉपिक के साथ चलेंगे हम, और धीरे धीरे चलेंगे जब तक हमारा पेपर आएगा तब तक हम सारा का सारा कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे। और आप इसके साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बहुत हमने बोल लिया, अब चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव कहता है कि द एम ऑफ दिस यूनिट इज़ टू इंट्रोड्यूस यू टू द मेन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मिड 18th सेंचुरी। इस यूनिट को पढ़ाने के लिए या फिर इस यूनिट से आपका परिचय इसलिए कराया जा रहा है कि आप 18वीं सदी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, मिड 18वीं सदी की जो आधी जो आपको कहे तो हम मिड 18th सेंचुरी जो थी उसके जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस टाइम पर जो हो रही थी उनसे आपको अवगत कराया जाए किसी तरीके से। हेयर वी विल प्रेजेंट ओनली अ आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल मैप विच द फॉलोइंग यूनिट्स विल फिल इन। यहाँ पर कुछ ये पॉलिटिकल मैप्स के बारे में भी बात करेंगे कि इस टाइम दिखाएंगे कुछ। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बिकम फैमिलियर विद द फॉलोइंग थीम्स। आप इस यूनिट को जब पढ़ लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी, जैसे कि इन्होंने नीचे बिंदुओं में दे रखा है कि आपको पता लग जाएगा कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का जो डिक्लाइन था वो किस तरीके से हुआ,
इमरजेंस ऑफ मुगल प्रोविंसेस एज अ रीजनल पावर्स। मुगल प्रोविंसेस का जो रीजनल पावर्स के रूप में जो इमरजेंस हुआ, जैसे कि हैदराबाद का इमरजेंस हुआ, बंगाल का इमरजेंस हुआ, अवध का इमरजेंस हुआ, तो इनके बारे में आपको पता लगेगा कि ये कैसे हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों किस किस वजह से हुआ, किन किन पैरामीटर्स पे हुआ, इन सब के बारे में हमको पता लग जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, अब जो इसके बाद जो नई कुछ स्टेट्स भी उभर के आई थी, जैसे कि एक मराठाओं की स्टेट, जाट्स की स्टेट, सिख की स्टेट, अफगान्स की स्टेट जो थी, ये उभर के बाहर आई, तो इनके बारे में भी हमको पता लगेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें द हिस्ट्री ऑफ मैसूर की हिस्ट्री के बारे में हमको पता लगेगा, राजपूत स्टेट्स के बारे में पता लगेगा, केरला एज ए इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ के बारे में हमको पता लगेगा, और लास्ट है हमारा द बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियल एम्पायर। जो कॉलोनियल एम्पायर का बिगिनिंग किस तरीके से हुआ, इसके बारे में भी हमको पता लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आवर स्टडी बिगिंस अराउंड 1740s एंड एंड इन 1773। हमारी जो स्टडी है आज की वो 1740 से शुरू होगी और 1773 पे जाकर के ख़त्म होगी। द फर्स्ट कर्नाटिक वार एंड द नादिर शाह's इन्वेजन ऑफ इंडिया वर द अर्ली लैंडमार्क्स। जो पहला जो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था हमारा वो, और नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ, वहाँ पर ये इसका कुछ लैंडमार्क्स हैं इसके, जो 1740 से 1773 के बीच की हम बात करें तो। फिर है द लास्ट माइलस्टोन वाज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द वॉरेन हास्टिंग। उसके बाद जो लास्ट माइलस्टोन था वो पॉलिटिकल सिस्टम का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो किसके राज्य में हुआ था, जो वॉरेन हास्टिंग का जो टाइम पीरियड था, वॉरेन हास्टिंग का, ध्यान से रखें, हाँ ये ध्यान रखें, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉरेन हास्टिंग हो गया, इधर ये हमारे ये जो नादिर शाह हैं, इनका नाम आप याद रखें कि इनके टाइम पर ये जो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो इनके बारे में हमको पता लगेगा। देन उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इज़ द फर्स्ट थीम। इसकी यहाँ पर जो आपका जो पहली जो थीम आ रही है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। किस तरीके से मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। नादिर शाह इन्वेजन इन 1739। देखिए, नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ 1739 में, तो उसके वो भी एक आपकी जो सेकेंड आपका कुछ एक थीम है। देन उसके बाद मैसेकरे ऑफ दिल्ली सीरियसली वीकेंड एंड ऑलरेडी फीबल मुगल एम्पायर। अब दिल्ली का जो एक कांड हुआ था, दिल्ली का जो मैसेकरे हुआ था, तो उससे भी क्या हुआ था कि मुगल एम्पायर वैसे पहले ही एक तो पहले से ही वीकेंड था, और इस मैसेकरे के बाद में और ही ज़्यादा वीक हो गया। कुछ अलग फैक्टर्स भी हैं, जैसे अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। कुछ अदर फैक्टर हैं जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, कंट्रीब्यूटेड इन द एम्पायर डिक्लाइन। उनके एम्पायर को गिराने में उनका कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी, जिनका जो कि बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रही थी, जिनके वजह से जो आपका जो ये मुगल एम्पायर था ये आपका गिरा। देन उसके बाद अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स हो गए हमारे, द मुगल एम्पायर डिड नॉट सर्वाइव बट इट्स इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशंस कंटिन्यूड इन द रीजनल स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस। मुगल एम्पायर अब वो सर्वाइव नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशंस जो थे वो रीजनल स्टेट्स में और क्या होते ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी ये चलते रहे। देन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस स्पेशली इन द रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। कुछ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे मुगल्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी वो भी जो शासन की उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो भी कहा जाए तो रीजनल स्टेट्स में भी चलती रहीं, और रीजनल स्टेट ने भी उनको अडॉप्ट किया, और जो अंग्रेज थे अंग्रेजों ने भी उसको अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद सेकंड थीम की अगर हम बात करें तो सेकंड थीम द इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स वाज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर सेकंड थीम है इसकी, हमारी इस वाले चैप्टर की जो सेकंड थीम है हमारी वो है इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर। जो इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स हैं ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थीम है, जिससे कि हमारी हिस्ट्री का कुछ पता लगता है हमको। देन 3 ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यहाँ पर कुछ स्टेट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ सक्सेसर स्टेट्स हैं, जैसे कि हैदराबाद है, अवध है, बंगाल है, वर द अर्स्टवाइल प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। ये कुछ मुगल एम्पायर की ही
प्रोविंसेस थी, लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद जब इन्होंने इनसे विद्रोह हुआ तो इन्होंने हैदराबाद, अवध और ये जो बंगाल वाली हैं इन्होंने ये अलग अलग बनना शुरू हुई। देन उसके बाद अगर हम बात करें, देन उसके बाद मुगल एम्पायर विच ब्रोक अवे टू बिकम इंडिपेंडेंट। ये क्या था, मतलब ये स्वतंत्र होने के लिए ये इनका विद्रोह शुरू हो गया और ये भी एक अलग इन्होंने अपनी स्टेट बना ली। द न्यू स्टेट वर द क्रिएशन ऑफ द मराठास। कुछ नई स्टेट्स जैसे बनी, जैसे कि मराठास, सिक्स और जाट्स, अफगान्स, इन सब की क्या नई नई इन्होंने अपनी इन्होंने स्टेट्स, राज्य बना लिए। In this process, in some of these states, an important role was played by the popular peasants movement against the imperial demand। अब इन स्टेट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया गया वो पॉपुलर पीजेंट मूवमेंट कुछ हुए थे जिनकी इम्पीरियल डिमांड के खिलाफ में, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले किया है। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो आती है यहाँ पर वो है, थर्ड कैटेगरी वाज दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। थर्ड कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑफ मैसूर। मैसूर के जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, राजपूत हैं, केरला हैं, विच हैव समटाइम्स बीन रॉन्गली कॉल्ड हिंदू पॉलिटिक्स। इसको कभी कभार हम क्या कहते हैं, इसको कभी कभार गलत वे में हम इसको हम कभी कभार हिंदू पॉलिटिक्स के नाम से भी इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, लेकिन ऐसा ये हिंदू पॉलिटिक्स वगैरह का कोई यहाँ पर सीन ऐसा कुछ है नहीं। बस ये हम बोलते हैं या फिर कुछ आपके हिस्टोरियंस हैं जो इसको हिंदू पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। Why did all these regional powers fail to keep the British out? ये सारी की सारी अब कुछ सवाल भी उठते हैं, ये जो जितनी भी रीजनल पावर्स हैं इन सब ने इतना सब कुछ इतनी ताकतवर होने के बाद भी इन्होंने ब्रिटिशर्स को क्यों अपने यहाँ पर अपने उनका शासन स्टैब्लिश करने से क्यों नहीं ये रोक पाए। सम क्रूशियल एरियाज ऑफ वीकनेस आर इंडिकेटेड इन दिस यूनिट। इस यूनिट में कुछ एरियाज को इंडिकेट किया गया कि किस वजह से ऐसा हुआ और क्यों हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फाइनल थीम टेकन अप इन द ट्रांजिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फाइनल थीम है इसकी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के पॉलिटिकल पावर्स के बारे में है। वी शैल ट्रेस दिस ट्रांजिशंस एंड रिजल्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द साउथ इंडिया एंड बंगाल। तो साउथ इंडिया और बंगाल के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, देखिए 18th सेंचुरी को एक डार्क एज कहा गया है। अब ये डार्क एज क्यों कहा गया है? टिल रिसेंटली द 18th सेंचुरी वाज डिस्क्राइब्ड एज द डार्क एज व्हेन क्योस एंड एनार्की रूल्ड। 18वीं सदी को एक डार्क एज कहा जाता है जब क्योस और एनार्की जो थी ये रूल करती थी। द मुगल एम्पायर कोलैप्स हुआ, रीजनल पावर्स फेल हुई, इस्टेब्लिश एम्पायर्स, रीजनल पावर फेल्ड टू इस्टेब्लिश एम्पायर्स। जब मुगल एम्पायर जो था वो कोलैप्स हो गया और रीजनल पावर्स जो थी वो भी इतनी ताकतवर नहीं हो पाई कि अपना एक बड़ा सा एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकें। तो अब ये क्या हुआ कि मुगल जो थे, मुगल तो अपना बेचारे ख़त्म होते चले जा रहे थे और रीजनल पावर्स भी अपना प्रभाव बना नहीं पा रही थी। तो वहाँ पर एक खाली जगह मिल गई। अब खाली जगह किसको मिल गई? खाली जगह मिल गई अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को दिखा कि भैया ये जगह अब खाली है, यहाँ पर हमको अपना शासन चलाना है, अपना अब वर्चस्व बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो द मुगल एम्पायर कोलैप्स, रीजनल पावर्स फेल टू एस्टैब्लिश एम्पायर्स एंड स्टेबिलिटी रिटर्न ऑन टू विद द स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन द लेट 18th सेंचुरी। मैंने जैसे कहा कि आपको कि वहाँ पर जो वैकेंट एरिया आ गया था वहाँ पर अब अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की और यहाँ तक कि उन्होंने बनाया भी। 18वीं सदी की जो लेट 18th सेंचुरी है वहाँ तक उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की और बनाया भी। देन उसके बाद इट सूटेड द ब्रिटिश राइटर्स एट द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये ब्रिटिश राइटर्स हैं कुछ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने ये कुछ ज़्यादा ही उनको सूट किया। एंड देयर इंडियन फॉलोवर्स टू पेंट द 18th सेंचुरी एज अ ब्लैकआउट। ये जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हैं और जो इंडियन फॉलोवर्स थे तो उन्होंने इस कुछ पेंटिंग्स की 18th सेंचुरी की जिसमें कि दिखाया गया कि एज अ ब्लैक सो दैट द ब्रिटिश रूल वुड शो अप एज अ ब्लेसिंग इन कंपैरिजन। वो एक वैकेंट एरिया था और वो कुछ जो ब्रिटिश
जो ब्रिटिश राइटर्स थे कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, वो उस वैकेंट एरिया को कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि हमने आपके ऊपर एक एहसान सा किया है आपके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में। तो इस तरीके से वो इस हिस्ट्री को यहाँ इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हिस्टोरियंस लाइक जादूनाथ सरकार वर्ड्स इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल वॉल्यूम सेकेंड डिजर्व टू बी कोटेड। यहाँ पर हिस्ट्री जादूनाथ सरकार वर्ड्स की उनके कुछ वर्ड्स हैं हिस्ट्री ऑफ बंगाल वॉल्यूम 2 से कि ऑन 23 जून 1757 द मिडल एजेस ऑफ द इंडिया एंडेड। देखिए उन्होंने लिखा है कि 23 जून 1757 को इंडिया का जो मिडल एज है, इंडियन का जो मिडल एज है वो ख़त्म हुआ और यहीं से मॉडर्न एज बिगन, यहीं से एक मॉडर्न एज बना आपका यहाँ से शुरू होता है। देन उसके बाद इन द 20 ईयर्स फ्रॉम द प्लासी वेरन हेस्टिंग ऑल फेल्ट द रिवाइविंग टच ऑफ द इम्पेटस फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। तो ये उन्होंने कुछ ऐसा कहा, देयर आर ऑब्वियस प्रॉब्लम्स विद सच अ व्यू। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस व्यू के साथ में। द मुगल एम्पायर्स इन्फ्लुएंस वाज नॉट एज वाइड स्प्रेड और डीप एज वाज बिलीव। देखिए यहाँ पे मुगल एम्पायर इन्फ्लुएंस जो था, मुगल एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था वो ये कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि द मुगल एम्पायर्स इन्फ्लुएंस वाज नॉट एज वाइड स्प्रेड एज और डीप एज बिलीव। जितना कि लोग समझते थे कि मुगल एम्पायर्स का जो स्प्रेड है और उनका जो इन्फ्लुएंस है इतना ज़्यादा गहरा और इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था जितना कि लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इन लोगों ने सोचा। किन लोगों ने सोचा? ये जो आपके ये जो आपके ब्रिटिश राइटर्स जो हैं कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, इन्होंने ऐसा कुछ सोचा। द मुगल एम्पायर्स इन्फ्लुएंस वाज नॉट वाइड स्प्रेड, ये हो गया आपका। सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अब सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ रिमेन्ड आउटसाइड इट एज डिड मैनी सोशल ग्रुप्स, ठीक है। कुछ पार्ट सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, ये क्या है आउटसाइड रहा हमेशा इससे। एज डिड मैनी सोशल ग्रुप्स, यहाँ पर कुछ सोशल ग्रुप्स कुछ अलग ही रहे। हेंस मुगल डिक्लाइन कैन नॉट serve as an adequate theme for the discussing changes taking place all over the India। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है कि जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर क्या था कि इंडिया के बीचा बीच में घूमता रहा। उन्होंने कभी भी कोस्ट के पास में जो आपका कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर दुश्मन आ सकता है, अटैक करना चाहेगा तो वो आपका पानी के रास्ते भी कर सकता है। उन्होंने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए उन्होंने बीच का ही जितना भी आपका बीच का एरिया था वो अपने कब्जे में रखा और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा, उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी और इससे ही उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो स्कॉलर्स हैव रिसेंटली आर्ग्यूड दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स वाज परहैप्स द डोमिनेंट फीचर ऑफ द 18th सेंचुरी। स्कॉलर्स तो कुछ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल पावर्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जस्ट किस वजह से हुई है कि डोमिनेंट फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी रेदर देन द फॉल एंड द राइज ऑफ ऑल इंडिया एम्पायर। वो कहते हैं कि ये फॉल और राइज मतलब जो आपका एम्पायर वहाँ पर चल रहा था, जो अब मुगल एम्पायर था, उसके गिरने से रीजनल पॉलिटिक्स उभर के नहीं आई। वो इस वजह से रीजनल पॉलिटिक्स उभर के आई क्योंकि उनके पास में वो क्षमता थी और वो इतने ताकतवर थे मुगल से। वो कुछ ऐसा कहते हैं वहाँ के स्कॉलर्स, ठीक है। देन द 18th सेंचुरी इज प्रेजेंटेड बाय सतीश चंद्र। फिर उसके बाद 18वीं सदी जो है सतीश चंद्र के द्वारा भी, जो सतीश चंद्र हैं, अब जब आपके जो हिस्ट्री जिन्होंने लिखी है आपकी, आप तैयारी वगैरह करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सतीश चंद्र की कुछ किताबें आती हैं, सतीश चंद्र की NCERTs भी आती हैं और सतीश चंद्र की जो मॉडर्न इंडिया की किताब है वो भी उन्होंने अपनी लिखी है ऑक्सफोर्ड की। तो देन ये आपको 18th सेंचुरी की जो आपकी प्रेजेंट होती है, अ लीडिंग हिस्टोरियन ऑफ मेडिवल इंडिया के लीडिंग हिस्टोरियंस हैं एज अ डिस्टिंक्ट क्रोनोलॉजिकल होल। उन्होंने क्या उनको एक क्रोनोलॉजिकल होल में उसको स्प्लिट कर दिया, rather than split into the two halves। उन्होंने क्या करा कि मेडिवल इंडिया को इसको क्या किया कि जो मॉडर्न इंडिया थी उसको उन्होंने क्या करा कि इस तरीके से तोड़ा कि उन्होंने इसको दो पार्ट में तोड़ा। उन्होंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसको लेके चले गए, उन्होंने इसको दो पार्ट में तोड़ा। जैसे कि लोग हर बार तो जो कि बाकी के हिस्टोरियंस तोड़ते थे इस हिस्ट्री को, ये हिस्टोरियंस को तोड़ते थे किस तरीके से, एक बोलते थे कि एक तो है आपकी
प्री ब्रिटिश ब्रिटिश हिस्ट्री और एक है ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद की हिस्ट्री। तो ये सब उन्होंने ऐसा कहा। देन उसके बाद हमारा आता है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। अब चलिए अब इसके बारे में ज़रा सा हम देख लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसका अगली वीडियो में हम देखेंगे उसका। ऐसे धीरे धीरे करके हमें सारा का सारा चलना है। तो आपका अब इसके बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय 1740। जो पहला हाफ है, जो 18th सेंचुरी का पहला हाफ है, वो क्या देखता है, वो विटनेस करता है कि मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू कर गया। ठीक है, शुरू हो गया डिक्लाइन, मतलब कि आपका उसका पतन होना शुरू हो गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो बाय 1740s व्हेन द पीरियड ऑफ आवर स्टडी बिगिंस, जब हमारी देखिए हमारी स्टडी का जो हम जो पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री, इसका पीरियड कहाँ से शुरू होता है, 1740 से स्टार्ट होता है। जब 1740 से जब इसका टाइम शुरू होता है, व्हेन द पीरियड ऑफ आवर स्टडी बिगिंस, नादिर शाह हैड लेड वेस्ट टू इंडिया। नादिर शाह जो है नादिर शाह ने क्या किया कि इंडिया की तरफ में वह आया, लाइड वेस्ट टू द इंडिया। It was the Marathas, not the Mughals, who fought Abdali in the 1761। देखिए 1761 में मराठाज ने लड़ाई करी, किससे करी, अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली जो था उससे लड़ाई की, ना कि मुगल्स ने लड़ाई करी। ठीक है, 1761 में। बाय 1783 मुगल एम्परर वाज द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। देखिए 1740 से हम स्टार्ट करते हैं, नादिर शाह जो आता है सबसे पहले। देन उसके बाद अब्दाली से लड़ाई करने वाला कौन था, मराठा थे, मराठास ने उनसे लड़ाई करी अब्दाली से, और मुगल्स ने लड़ाई नहीं करी। फिर 1761 की बात, फिर 1783 में मुगल एम्परर जो थे वो इतने कमज़ोर पड़ गए थे कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी पेंशन पे जी रहे थे। ठीक है, ये 1783 की बात है। 1783 तक मुगल इस कगार पे आ गए थे कि उनकी पेंशन, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की पेंशन पे उनका गुजारा चल रहा था। फिर अब आगे चलो थोड़ा देखते हैं कि इंटरनल वीकनेस, स्ट्रगल फॉर द पावर। ठीक है, अब इनकी कुछ देखिए, इंसान कमज़ोर कब पड़ता है कि जब उसके खुद के घर वाले या फिर खुद के परिवार वाले उसको परेशान कर रहे हो, या फिर अंदर से वही उसे काट काट के खा रहे हो, कुछ उसके अपने ही कुछ खा रहे हो। तो वही कुछ यहाँ पे भी हो रहा होगा, देखते हैं क्या हो रहा होता। देखिए औरंगजेब मिसगाइडेड पॉलिसीज हैड वीकेंड द स्टेबल मुगल पॉलिटी। ठीक है, औरंगजेब की कुछ पॉलिसी जो थी ना, देखिए औरंगजेब बड़ा ही क्रूर एम्पायर था, क्रूर राजा था, बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया, निकम्मा। ठीक है, ऐसा ये राजा था। तो औरंगजेब की जिसकी जो पॉलिसीज़ थी ये बहुत ही बेकार थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसकी जो मुगल्स की जो स्टेबल पॉलिटिक्स थी वो क्या होगी, वीक हो गई, कमज़ोर पड़ गई। स्टेबल पॉलिटिक्स थी जो थी। बट द टू मेन पिलर्स ऑन विच द एम्पायर रेस्टेड, द आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, वर स्टिल अपराइट इन द 1707। लेकिन माना कि उनकी मुगल पॉलिटिक्स जो थी वो कमज़ोर पड़ गई, लेकिन ये खड़े रहे किन के दम पे, दो चीज़ों के दम पे खड़े रहे। एक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे और दूसरा इनकी आर्मी के दम पे ये खड़े रहे 1707 तक। Wars of succession and the weak rulers plagued Delhi from 1707 to 1719। देखिए अब वार जो सक्सेशन का जो वार था, उत्तराधिकारी का जो वार था वो चलता रहा 1707 से लेके 1719 तक। मोहम्मद शाह रूल फ्रॉम द 1719 to 1748 was long enough for the revival of the imperial fortune, but the complete incompetence of the emperor ruled out this possibility। देखिए मोहम्मद शाह का जो रूल था 1719 से 1748 का, वो एक काफ़ी लंबा समय था, लेकिन उनके बाद भी या फिर उनसे भी इतना वो बना सकते थे इसको, और काफ़ी लंबा चला था ये। लेकिन क्या हुआ, वाज लॉन्ग इनफ फॉर द रिवाइवल ऑफ द इम्पीरियल फॉर्चून, वो इम्पीरियल फॉर्चून को दोबारा रिवाइव कर सकते थे, लेकिन कंप्लीट इनकम्पिटेंस ऑफ द एम्परर रूल्ड आउट दिस पॉसिबिलिटी। लेकिन उनकी खुद की इनकम्प्लीट कम्पिटेंस जो थी उसकी वजह से वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इट वॉज इन हिज रीजन दैट निज़ाम उल मुल्क रिजाइंड एज अ वजीर। इट वॉज इन हिज रीजन दैट निज़ाम उल मुल्क रिजाइंड एज अ
वजीर एंड सेट अप द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। उन्हीं के समय पर क्या हुआ कि निज़ाम उल मुल्क जो था उनका वजीर, उसने क्या किया कि उसने अपना रिज़ाइन कर दिया उनकी नौकरी से, और उसने निज़ाम उल मुल्क ने क्या करा, हैदराबाद को अपना एक अलग स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 1724 में उन्होंने डिक्लेयर करके कर दिया। देन उसके बाद बंगाल, अवध और पंजाब भी अलग अलग हो गए सेम पैटर्न पे। एम्पायर वाज स्प्लिट, अभी जो एम्पायर था ये टूट गया इनटू द सक्सेशन स्टेट। अब ये एम्पायर जो था ये टूट गया। पेटी चीफ्स interpreted this as a signal of rebellion and Marathas began to make their bid to inherit the imperial mantle। ठीक है, अब ये हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि मराठाज ने देखा कि ये सब टूट गए, मराठा अपना शुरू कर दिया उन्होंने हिसाब किताब। ठीक है, देन उसके बाद कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस के बारे में हम देखते हैं कि इसके कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि आपका एक्सटर्नल चैलेंज है आपका द पर्शियन मोनार्क नादिर शाह अटैक्ड इन 1738 एंड 39। पर्शिया का एक मोनार्क था नादिर शाह, जो कि आया 1738 से 39 में आया, उसने अटैक किया। लाहौर वाज सून कन्क्वेयर्ड एंड द मुगल आर्मी वाज डिफीटेड एट करनाल। लाहौर को कन्क्वेयर किया, मुगल आर्मी को हरा दिया करनाल पर 13 फरवरी 1700। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब 13 फरवरी 1739 की बात है। उसने क्या किया कि यहाँ पर करनाल पे लड़ाई हुई, मुगल आर्मी हार गई। टू कंप्लीट द इगोमिनी द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह वाज कैप्चर्ड एंड दिल्ली लेड वेस्ट। देखिए मुगल एम्परर जो था इगोमनी को कंप्लीट करने के लिए मुगल एम्परर जो था वो क्या हुआ, उसको कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, कैप्चर करके दिल्ली में रख लिया गया। देन द वेल नोन पोइट मीर एंड सौदा लेमेंटेड। जो वेल नोन पोइट थे इनके मीर और जो सौदा थे, उन्होंने क्या किया, देखिए आपका जो आपका मीर और सौदा जो उनके वहाँ के उस टाइम के पॉइंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो डिवास्टेशन जो हुआ था इसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि अपना खेद व्यक्त किया। ठीक है, हाउएवर द इम्पैक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन ऑन द दिल्ली वाज नॉट बिग अ सेटबैक एज अ कॉमनली बिलीव्ड। अब्दाली इन्वेजन, देखिए नादिर शाह का जो भी उसने इन्वेजन किया वो इतना बड़ा सेटबैक नहीं माना जाता है, लेकिन जो नादिर शाह का ये जो अब्दाली इन्वेजन लेफ्ट दिल्ली वर्स ऑफ, बट बाय 1772 द सिटी हैड रिवाइव्ड। देखिए अब्दाली का जो इन्वेजन था दिल्ली को बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन में डाल के चला गया 1772 में। लेकिन 1772 तक क्या हुआ कि दिल्ली ने फिर दोबारा रिवाइव्ड 70 crores of rupees were gathered from the official treasury। देखिए ऑफिशियल ट्रेजरी जो थी, खजाना था वहाँ पर, उस खजाने से 70 करोड़ रुपए वो लेकर चला गया था। एंड द सेफ्स ऑफ द रिच नॉबल्स। द पीकॉक थ्रोन, एक पीकॉक थ्रोन को लेके चला गया। कोहिनूर हीरे को लेके चला गया। कौन लेके चला गया? अब्दाली लेके चला गया। ठीक है, कोहिनूर डायमंड वर द 2 मोस्ट प्राइज्ड आइटम्स ऑफ द लूट। नादिर शाह गेन्ड स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल मुगल टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस इंक्लूडिंग द काबुल। नादिर शाह ने क्या किया कि मुगल टेरिटरी जो आपकी वेस्ट में थी, जैसे कि इंडस रिवर के पास में थी, जैसे इंक्लूडिंग द काबुल के साथ में, इन सबको क्या किया उसने, अपनी खुद की स्ट्रेटजी से उसने क्या किया कि इन सबको भी कन्क्वेयर कर लिया। इंडिया वाज वंस मोर वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब इंडिया एक बार फिर दोबारा उसने क्या किया कि दोबारा अटैक हुआ इंडिया को किधर की तरफ से? नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। अहमद शाह अब्दाली गेंड प्रोमिनेंस एज अ नादिर शाह कमांडर। अब अहमद शाह अब्दाली जो था उसको शोहरत मिल गई, कैसे? नादिर शाह कमांडर एंड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर द अफगानिस्तान। अब उसने क्या किया कि अपना रूल उसने अफगानिस्तान में नादिर शाह के मरने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपना
खुद का अपना रूल अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश कर लिया। देन ही इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया मैनी टाइम्स बिटवीन द 1748 एंड 1767। उसने क्या किया कि ही इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया मैनी टाइम्स, उसने नॉर्थ इंडिया को बहुत बार इन्वेड किया 1748 से लेकर 1767 के बीच में। द मोस्ट वेल नोन वाज द विक्ट्री ओवर द मराठास इन 1761। जो सबसे बड़ा उसका माना जाता है वो उसका मराठास के ऊपर विक्ट्री थी जी 1761 में, जिसको आज हम द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से मानते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक वेल नोन विक्ट्री थी उसकी, ठीक है। देन उसके बाद है आपका अगला टॉपिक जो आपका है वो है डिक्लाइन सम इंटरप्रिटेशंस। डिक्लाइन और इसके कुछ इंटरप्रिटेशंस के बारे में हम देखते हैं क्या है। देखिए, आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर हैज़ चेंज ओवर द डिकेड्स। हमारी खुद की समझ जो है मुगल एम्पायर्स के डिक्लाइन होने के लिए चेंज होती रही है डिकेड्स के साथ में। द ट्रेडिशनल व्यू प्रेजेंटेड बाय इरविन सरकार एटसेट्रा हाईलाइटेड द पर्सनल फीलिंग ऑफ द एम्परर्स एंड नोबल, देयर इमोरलिटी एंड इंडल्जेंस इन द लग्जरी। ठीक है, जो इरविन हैं, सरकार हैं, ये कुछ अपना व्यू देते हैं। ये कहते हैं कि ये जो मुगल एम्पायर्स का गिरने का, मुगल एम्पायर का जो पतन होने का कुछ कारण जो हैं वो उनकी खुद नवाबों की तरह रहने की जो आदत थी और कुछ काम ना करना चाहते थे, वो एक बहुत बड़ा रीज़न उन्होंने माना है उस चीज़ को। और उनकी खुद की पर्सनल फीलिंग जो थी आपकी उनकी कि वो इमोर्टैलिटी, इंडल्जेंस इन द लग्जरी से वो एकदम अपने आसपास में लग्जरी से रहना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं बस सिर्फ। और ये जो कारण था, इसी की वजह से उनका रूल डिक्लाइन हुआ, उनका एम्पायर डिक्लाइन हुआ। मुगल रूल वाज पोर्ट्रेड बाय द सरकार एंड अदर एज अ मुस्लिम रूल एंड मराठा, सिख एंड बुंदेला अपराइजिंग वर अंडरस्टूड एज द हिंदू रिएक्शंस टू द इस्लामिक ऑनस्लॉट। ठीक है, देखिए, मुगल रूल वाज पोर्ट्रेड, मुगल रूल को इस तरीके से चित्रित किया गया सरकार के द्वारा, जो बाय सरकार। देखिए, ये सरकार कौन सी सरकार है? ये आज की सरकार नहीं है, सरकार किसी का नाम है, सरकार एंड अदर, बाकी दूसरों का जो मुगल रूल और दूसरों का जो मुगल रूल, मराठा, सिख, बुंदेला अपराइजिंग को इस तरीके से उन्होंने चित्रित किया है कि एक तरफ मुसलमान थे, एक तरफ हिंदू पॉलिटिक्स थी। उन्होंने कुछ इस तरीके से हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स में उसको चित्रित किया है। किसने? सरकार ने। एज अपोज टू दिस व्यू पॉइंट, द क्राइसिस इन द मुगल इकोनॉमिक्स सिस्टम हैज़ बीन राइटली स्ट्रेस्ड बाय द सतीश चंद्र एंड इरफान हबीब। देखिए, अब इरफान हबीब जो हैं और सतीश चंद्र जो हैं, इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया है। अब सतीश चंद्र जी क्या कह रहे हैं? सतीश चंद्र हैज़ पॉइंटेड टू द क्राइसिस इन द जागीरदारी सिस्टम। उन्होंने कहा कि जागीरदारी सिस्टम में जो उनकी क्राइसिस आ रही थी वो एक बेसिक रीज़न था उनके डाउनफॉल का, मुगल्स के। कॉस्ड बाय द शॉर्टेज ऑफ जागीर्स, जिसकी वजह से जागीर्स कम होने लग गई। ठीक है, ओवर अबंडेंस ऑफ जागीर्स की जो ओवर अबंडेंस कर दी उन्होंने, ज़्यादा दे दी जागीर्स, वो भी एक कारण था। इरफान हबीब कहते हैं कि उनकी जो एग्रेरियन सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था, और प्रेशर जो था उनका वो प्रेशर ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज ग्रू, और प्रेशर ये था कि जो लिमिटेड कुछ रिसोर्सेज ही उगाए जाते थे। ठीक है, ये भी एक कारण माना जाता है। दिस स्पार्क्ड ऑफ अ पीजेंट्स रिफॉर्म, इसकी वजह से एग्रेरियन सिस्टम की वजह से उन्होंने कहा, इरफान हबीब कहते हैं कि उनकी जो एग्रेरियन सिस्टम जो था उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था और ज़रा से कुछ फ्यू रिसोर्सेज के ऊपर ही प्रेशर ज़्यादा था। इस वजह से क्या हुआ कि पीजेंट रिवॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से इंपीरियल स्टेबिलिटी को रियून कर दिया उसने भी। अब न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री वाले भी बोलते हैं कुछ। अब न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री वाले मतलब अंग्रेजों वाले जो हिसाब किताब है, वो अंग्रेज जो क्या बोलते थे इस अपनी हिस्ट्री के बारे में, द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया टेक्स अ कंप्लीट अपोजिशन स्टैंड फ्रॉम द हबीब। अब हबीब का जो अपोजिट स्टैंड, हबीब ने जो भी कहा, इरफान हबीब ने जो भी कहा, उनके खिलाफ, उनके अपोजिशन में कुछ कहते हैं। न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री वाले बोलते हैं कि मुगल डिक्लाइन इज सीन एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस ऑफ मुगल सिस्टम। मुगल डिक्लाइन इज सीन एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस ऑफ मुगल सिस्टम रेदर देन इट्स फेलियर।
he argued, it is argued for example that zamindars whose rebellion against the Mughals spelled the end of later's empire were rich not poor farmers। वो कहते हैं कि जो भी पीजेंट्स ने लड़ाई की थी उस टाइम पे, तो वो जो फार्मर्स थे वो कोई गरीब किसान नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले और बहुत ही ज़्यादा अमीर किसान थे उस टाइम पर। ठीक, तो वो ही कुछ इस तरीके से कहते हैं। बैक्ड बाय द वेल्दी मर्चेंट्स, उनके बाद मर्चेंट्स भी थे कुछ, तो ऐसे हाउएवर दिस व्यू इज़ येट टू बी इस्टेब्लिश्ड विथ फर्दर एविडेंस। ऐसे व्यू को कुछ अभी भी बोलते हैं कि इसको अभी भी इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ अलग से एविडेंस चाहिए, जो कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। द जनरली एक्सेप्टेड व्यू रिमेन वन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए, जो जनरली एक्सेप्टेड व्यू, जो सबसे मतलब इन तीनों के, जो तीनों ने कहा, सबसे पहले किसने, सरकार ने कहा, इरविंग जो थे उन्होंने, इरविंग ने अपना अलग कहा कहानी, सरकार ने अलग कही, और फिर उसके बाद ये सतीश चंद्र और इरफान हबीब जो आए उन्होंने अपना खुद का व्यू दिया। देन उसके बाद न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, उन्होंने अपना व्यू दिया। इन तीनों में एक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड व्यू है वो ये है कि भैया इकोनॉमिक क्राइसिस थी जिसकी वजह से ये डिक्लाइन इनका हुआ। ठीक है, देन उसके बाद ये हमारा आता है टॉपिक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ मुगल ट्रेडिशन। मुगल ट्रेडिशन की कॉन्टिन्यूटी कैसे, इन शार्प कंट्रास्ट टू द रैपिड टेरिटोरियल disintegration of the Mughal empire was the stubborn survival of the Mughal tradition of the government. By 1761 the Mughal empire was an empire only in name। देखिए ये जो धीरे धीरे मुगल एम्पायर टूटता चला जा रहा था, ये एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला हिसाब किताब था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हो रहा था। और ये जो 1761 से मुग़ल एम्पायर, जो 1761 में जो मुग़ल एम्पायर बचा था वो सिर्फ नाम का एक मुग़ल एम्पायर था, उसके पास कुछ था तो उससे नहीं। इट कुड बेटर बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ दिल्ली। देखिए 1761 के टाइम पर मुग़ल एम्पायर सिर्फ इतना सीमित हो गया था कि दिल्ली में ही था, इसलिए उसको हम मुग़ल एम्पायर ना ही गए तो ही सही है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर तो सिर्फ नाम का मुग़ल एम्पायर रह गया था। उसको अगर हम एम्पायर ऑफ दिल्ली, उसको सिर्फ हम स्टेट ऑफ दिल्ली कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक मिनट रुका, पानी पी लूँ। तो देखिए फिर इसके बाद कहता है, बट द प्रेस्टीज ऑफ द एम्परर द किंग ऑफ द किंग्स, बट द प्रेस्टीज ऑफ द एम्परर द किंग्स ऑफ द किंग्स वाज सो कंसिडरेबल। लेकिन देख प्रेस्टीज, जो एम्परर की जो प्रेस्टीज थी, और जो बोलते हैं ना कि राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, राजाओं के राजा, ऐसा कुछ जो प्रेस्टीज जो थी वो अभी भी मानी जाती थी, लेकिन वो जो थी 1761 तक भी मानी जाती थी। दैट वेदर इट वाज एक्वायरिंग टेरिटरी, अ थ्रोन और एन एम्पायर, द सैंक्शन ऑफ एम्पायर वाज सॉट। ठीक है, ये अभी तक मानते थे। बाकी जो राजा थे, जो भारत के जो पुराने राजा थे, वो अभी भी इतनी इज्जत दिया करते थे दिल्ली सल्तनत के, जो दिल्ली में जो एम्पायर था उसके लिए उनकी इतनी रिस्पेक्ट अभी भी थी कि वो राजाओं के राजा और किंग्स ऑफ द किंग और ऐसा कुछ जो नाम था वो अभी भी दिया करते थे। प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर अभी भी थी। ठीक है, इवन रिबेल चीफ, यहाँ तक कि जो रिबेल चीफ थे, जैसे कि रिबेल चीफ कौन होते हैं कि जो लड़ाई करते हैं, जो हमेशा रिबेल करते रहते थे, विद्रोह करते रहते थे इनके ये जो मुग़ल एम्पायर्स के साथ में, वो भी, यहाँ तक कि मुग़ल चीफ जो मराठा और जो सिख थे वो भी कभी कभार एम्पायर के पास में आकर के ऑफरिंग्स दिया करते थे। द सिख मेड ऑफरिंग टू द दिल्ली कोर्ट इन द 1783। जो दिल्ली कोर्ट में 1783 में जो सिख थे वो अभी भी अपनी ऑफरिंग्स दिया करते थे, डिस्पाइट देयर गुरुज हैविंग बीन, यहाँ तक कि जबकि ये सब होने के बाद यहाँ तक कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि उनके गुरु जो थे वो मुगल्स ने ही मारे थे, इसके बावजूद भी जो सिख थे वो दिल्ली कोर्ट में 1783 तक अपनी ऑफरिंग्स दिया करते थे। और मराठा के जो लीडर्स थे साहू, वो औरंगजेब के टॉम्ब में 1714 तक भी विजिट उन्होंने किया। द ब्रिटिश एंड द मराठास फॉट ओवर द पोजेशन ऑफ द पर्सन ऑफ द एम्परर। ठीक है, जो ब्रिटिश एंड द मराठास फॉट ओवर द पोजेशन, ब्रिटिश और मराठा जो थे वो अपने पोजेशन, पर्सन के, एम्परर पोजेशन के ऊपर लड़ाई करते थे, होपिंग दे टू गेन लेजिटिमेसी फॉर देयर क्लेम इन टू द इनहेरिटेड इम्पीरियल मेंटल
शाह आलम सेकंड वाज मेड द पेंशनर ऑफ द कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। शाह आलम सेकंड जो था वो पेंशनर बना दिया, कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद में उसको एक पेंशनर बना दिया। बट ही प्रिफर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ मराठास एट द दिल्ली। देखिए, शाह आलम सेकंड पेंशनर बना दिया, लेकिन उसने फिर भी कहा बैटल ऑफ बक्सर के बाद में उसने फिर भी ये चाहा कि मुझे मराठाओं के पास में जाने दीजिए। ठीक है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द दिल्ली इन 1803 ब्रॉट हिम वंस अगेन अंडर द प्रोटेक्शन। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो था 1803 में अपने ही अंडर उन्होंने उसको रखा। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस वाज एडॉप्टेड बाय द रीजनल पावर्स। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस जो थी वो रीजनल पावर्स के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। इट वाज नेचुरल फॉर द सक्सेसर स्टेट्स फॉर द मुगल एम्पायर टू कंटिन्यू विद द ओल्ड मुगल प्रैक्टिस। देखिए, ये एक बात मानी जाएगी, मुगल एम्पायर इतना बड़ा मुगल एम्पायर था तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज तो उनकी कुछ ना कुछ अच्छी रही होंगी, कहीं ना कहीं तो अच्छी रही होंगी, यहाँ तक कि ज़्यादा ही अच्छी हुई थी, तभी तो सब ने वही अडॉप्ट कर रखी थी। यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स बाद में आए थे उन्होंने भी उसको अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, उन्होंने भी अडॉप्ट किया था। इवन द स्टेट्स सच एज द मराठा विच बिगेन एज पॉपुलर रिएक्शंस अगेंस्ट द इम्पीरियल रूल, यहाँ तक कि जो मराठास जो थे, मुगल इम्पीरियल रूल जो थी, इन सब ने भी कॉपी की थी मुगल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैनी ऑफिसर्स स्कूल्ड इन द मुगल प्रैक्टिस फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन द न्यूमरस लोकल किंगडम्स। यहाँ तक कि जो मुगल एम्पायर में जो ऑफिसर्स थे उनको भी लोकल किंगडम्स थे उनमें उनको वहाँ पर नौकरी मिल गई। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्सेस द चेंज इन द स्ट्रक्चर। कंटिन्यूटी इन द इंस्टीट्यूशन वर्सेस द चेंज इन द स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। ये हमारा लास्ट चलेगा इस बार इस वीडियो का। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे जो भी होगा। देन कंटिन्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्सेस चेंज इन द स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या है, हाउएवर we should not deduce from the continuity of institutions that the Mughal political system survived। ठीक है, we should not deduce the continuity of institution। हम देखा करें कि इंस्टीट्यूशन का continuity नहीं हुई है, that the Mughal political system survived, जो कि मुगल political system में survive हुई थी। ठीक है, the new politics were regional, none could achieve an all India scale। जो नई पॉलिटिक्स जो आई थी वो रीजनल थी, जिसने कि ऑल इंडिया स्केल पे इसको अचीव नहीं कर पाया। सम ऑफ द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस वर री इंटीग्रेटेड इनटू द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बाय द रीजनल चीफ्स एंड लेटर बाय द ब्रिटिश। ठीक है, कुछ पुराने जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको दोबारा से बनाया गया नई पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में, किसके द्वारा, रीजनल चीफ्स के और बाद में मुगल्स के बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा। The old Mughal institutions served very different functions under the colonialism। ठीक है, जो पुराने मुगल इंस्टीट्यूशंस थे वो अलग तरीके से फंक्शन करते थे कोलोनियलिज्म में। ठीक है, अंडर द कोलोनियलिज्म लैंड रेवेन्यू प्रैक्टिस माइट बी द सेम एज द अर्लियर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, अब उनका जो प्रैक्टिस थी लैंड रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट करना है वो भी सेम रही। बट द वेल्थ गैदर्ड वाज ड्रेन्ड फ्रॉम द इंडिया अंडर कोलोनियलिज्म। लेकिन देखिए, मुगल्स में और ब्रिटिशर्स में सिर्फ इतना फर्क है कि मुगल्स जहां रहते थे उस जगह को अपना मानते थे और वहीं पर अपना सारा पैसा लगाते थे, वहीं पर उसका उद्धार किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों का क्या काम था, भैया कमाओ और ले जाओ, कमाओ और ले जाओ। लेकिन उनका काम था कमाओ और यहीं लगाओ, कमाओ और यहीं लगाओ। तो इससे क्या फायदा, इससे क्या होता था कि वहीं हमारा ही देश का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ करता था, डेवलपमेंट हो रहा था बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कमाया और अपने ले गए, कमाया और ले गए। इन्होंने क्या किया, यहाँ से वेल्थ को ड्रेन किया, यहाँ से लेके चले गए ये लोग। ठीक है, लैंड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस माइट बी द सेम अर्लियर बट द वेल्थ गैदर्ड वाज ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया अंडर द कोलोनियलिज्म। ठीक है, जो वेल्थ गैदर्ड हुई थी कोलोनियलिज्म के टाइम पे वो क्या थे, इंडिया से चली गई। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड द फंक्शन इज ब्लर्ड बाय द imperialistic historians with the intention of emphasizing continuity of the institutions to show the
शो दैट द ब्रिटिश वर नो डिफरेंट फ्रॉम द देयर प्रेडिसेसर्स। देखिए यही जो हिस्ट्री है, ये वाली जो हिस्ट्री है कि उन लोगों वो क्या करते हैं कि सारी वेल्थ को लेके चले गए, ड्रेन करके चले गए। इस हिस्ट्री को इंपीरियल जो हिस्टोरियंस होंगे वो नहीं दिखाएंगे इस चीज़ को। वो इसकी जगह पे क्या दिखाएंगे, वो सिर्फ ये दिखाएंगे कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ, हमने सिर्फ ये किया कि आपके जो नए ब्रिटिशर्स जो आए उन्होंने आपकी पुरानी जो थी उसके बस सक्सेसर के रूप में काम किया और देश के लिए ही तुम्हारे काम किया। तो वो ये चीज़ दिखाते हैं। तो यही चीज़ थी हमारी इस वाली में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में। आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो आप मुझे ज़रूर बताएं, जहाँ पे आपको कमी लगी हो वो मुझे बताएं, जो भी आपको दिक्कत हुई हो वो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और आप नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और आपकी ये जो पूरी की पूरी किताब है ये आपकी रोज़ चलेगी। अब इसके साथ में हम चलेंगे और देखते हैं कि आप धीरे धीरे करके हम हो सके तो सारी की सारी किताब ख़त्म कर देंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।